प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बात करेंगे प्रकृतिवाद तथा शिक्षा की। प्रकृतिवाद दर्शन का वह संप्रदाय है जो चरम सत्ता को प्रकृति में निहित मानता है। एक और प्रकृति का अर्थ भौतिक जगत हो सकता है जिसे मनुष्य इंद्रियों तथा मस्तिष्क की सहायता से अनुभव कर सकता है। दूसरी ओर इसका जीव जगत के रूप में भी व्याख्या की जा सकती है और तीसरा अर्थ इसका देश काल का समग्र प्रपंच प्रकृति के अंतर्गत समाविष्ट हो जाता है। प्रकृति या नेचर के विपरीत परमात्मा होता है जिसे हम सुपर नेचुरल पावर कहते हैं, जिसे कि प्रकृति से परे माना जाता है। अब हम लोग प्रकृतिवाद के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। कई प्रकार का प्रकृतिवाद हमारे सामने आता है। इसमें हम परमाणुवादी प्रकृतिवाद, शक्तिवाद अथवा वैज्ञानिक प्रकृतिवाद, जैविक प्रकृतिवाद, यंत्रवादी प्रकृतिवाद, ऐतिहासिक या द्वंद्वात्मक भौतिकवादी प्रकृतिवाद, मानवतावादी प्रकृतिवाद और रूमानी प्रकृतिवाद। परमाणुवाद सबसे प्राचीन भौतिक दर्शन है जिसके अनुसार अंतिम जगत की इकाई परमाणु है। जो सत्ता है वो भौतिक परमाणुओं में निहित होती है। परमाणु अनश्वर और अविभाज्य होते हैं, लेकिन परमाणु भी विखंडित होकर के 3 शक्ति कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में भी विभक्त हो गया, तो परमाणुवाद बदल करके इसका स्वरूप शक्तिवाद का हो गया। शक्तिवाद को विज्ञानवाद के नाम से भी जाना जाता है। यंत्रवाद की बात करें तो भौतिक जगत, प्राणी जगत तथा मानव जगत की सभी व्याख्या भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और अन्य विज्ञानों के माध्यम से इसमें की जाती है। यंत्रवाद के अनुसार मानव और उसकी सभी क्रियाएं व्यवहार के एक प्रकार मात्र हैं। यंत्रवादी भी शक्तिवाद के समान ही नीतिवाद में विश्वास करता है। जैविक प्रकृतिवाद की बात करते हैं। इस संप्रदाय का जो उद्गम है वो डार्विन के क्रम विकास सिद्धांत से हुआ था। इसे हम वास्तव में सच्चे अर्थों में प्रकृतिवाद की संज्ञा दे सकते हैं। वही प्रकृतिवाद सच्चा प्रकृतिवाद है जो जैविक प्रकृतिवाद मानता है। इस मत के अनुसार जीवों का क्रम विकास में मनुष्य सबसे अंतिम विकास की अवस्था है। मस्तिष्क विकास के कारण मनुष्य विचार कर सकता है और अपने पूर्व अनुभवों से लाभान्वित हो सकता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद की चर्चा करें तो ये इसके प्रमुख व्याख्याकार मार्क्स तथा एंजल हैं। ये यंत्रवाद के समान ही यह संप्रदाय भी विज्ञान को सर्वोच्च महत्व देता है, परंतु इसका आग्रह की दृष्टि से संरचना हट करके आर्थिक संरचना पर ज़्यादा आ गया है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार यह जगत विकास की निरंतर प्रक्रिया है। परिवर्तन की सभी क्रियाएं द्वंद्वात्मक होती हैं, अर्थात सभी परिवर्तनकारी प्रक्रियाएं स्वीकारोक्ति से आरंभ होती हैं। उसमें कुछ नकारात्मक तत्व आते हैं जिसमें दोनों का संघर्ष होता है और इसका समाहार होता है। इसको हम थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस के रूप में समझ सकते हैं। रूमानी प्रकृतिवाद, इस संप्रदाय के व्याख्याकार रूसो, नील और टैगोर हैं। इनकी रुचि सृष्टि की संरचना में न होकर के सृष्टि की आह्लादकारी प्रकृति तथा गहन मानव प्रकृति में होती है। संप्रदाय प्रकृतिवाद को सामाजिक कृत्रिमता का विरोध करते हुए मनुष्य को प्रकृति जीवन को आदर्श माना जाता है। यह संप्रदाय आदर्शवाद के थोड़ा निकट है क्योंकि रूसो और टैगोर दोनों प्रकृति के निर्माता की कल्पना करते हैं। प्रकृति से परे किसी परमात्मा को अस्वीकार नहीं किया जाता, परंतु प्रकृति को ईश्वर की कृति माना जाता है। मानवतावाद, वैज्ञानिक मानवतावाद, इन अर्थों में प्रकृतिवाद कहा जा सकता है कि मनुष्य से परे किसी अन्य शक्ति में विश्वास ये नहीं करता है। अब हम लोग प्रकृतिवाद तथा शिक्षा के बारे में बात करते हैं। शिक्षा की परिभाषा अगर हम देखें तो प्रकृतिवाद के जो कर्मबद्ध विचार है वो हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड फिजिकल में प्राप्त होते हैं। इसमें कहा गया है कि शिक्षा शरीर के अवयवों की उन्नति करती है तथा उन्हें जीवन के योग्य बनाती है। इस प्रकार शिक्षा के द्वारा मानव शरीर का इस प्रकार कंडीशनिंग किया जाता है, प्रशिक्षण और समायोजन किया जाता है जिसके फलस्वरूप जीवन को समग्रता के साथ जिया जा सके। यह एक प्रकार से भौतिक समायोजन के बारे में विश्वास करता है। अब हम लोग प्रकृतिवाद के शिक्षा के उद्देश्य की बात कर लेते हैं। स्पेंसर ने जो जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य को बताया है वो बताया कि इस जगत में सुखपूर्वक जीना, जिसे उसने समग्र जीवन कहा है, और कहा है कि समग्र जीवन का विश्लेषण अगर हम करें तो 5 प्रमुख क्रियाएं होती हैं जिसे हम सुखपूर्वक जीवन की प्रवृत्ति का विश्लेषण करें तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें आत्मरक्षा, जीवन की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति, संतति पालन, सामाजिक और राजनैतिक संबंधों का निर्वाह और अवकाश का सदुपयोग आते हैं। आत्मरक्षा, स्पेंसर सब कहता है कि सबसे पहला उद्देश्य हमारे मौलिक उद्देश्य हैं जिसमें हम स्वस्थ, निरोग और सशक्त रह सकें। वैसे तो व्यक्ति अपनी रक्षा करता है, परंतु शिक्षा के माध्यम से स्वस्थ जीवन के नियम मालूम हो जाते हैं और जीवन को गुजारने की एक कला हमारे अंदर आ जाती है। इस प्रकार शिक्षा व्यक्ति को आत्मरक्षा के लिए तैयार करती है। मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति, इसके अंतर्गत पैसा कमाना, आर्थिक जीवन की सफलता, एक तरह से हम देख लेते हैं कि जीविकोपार्जन का उद्देश्य होता है। यह आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तीसरा उद्देश्य संतति पालन,
इसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हम अपने संस्कृति का हस्तांतरण करते हैं। बालकों का उचित पालन पोषण और उसके समाजीकरण की कला प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति को आनी चाहिए, यह स्पेंसर का मानना है। चौथा, उन्होंने बताया सामाजिक और राजनीतिक संबंध। सुखमय पारिवारिक जीवन के अलावा सुखमय नागरिक जीवन भी महत्वपूर्ण होता है। समग्र जीवन के लिए राजनीतिक प्रक्रियाओं की जानकारी और उन्हें कुशलतापूर्वक निभाने की क्षमता आनी चाहिए। इसलिए हर्बर्ट स्पेंसर सामाजिक और राजनीतिक संबंधों को शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य मानते हैं। अवकाश का सदुपयोग। स्पेंसर अपने सर्वाधिक कम महत्वपूर्ण उद्देश्यों में शिक्षा के बताते हैं कि जीवन केवल संघर्ष ही नहीं अपितु संघर्ष से मुक्ति भी संघर्ष समग्र जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष है। शिक्षा का एक उद्देश्य व्यक्ति अपने अवकाश के क्षणों में समुचित उपयोग करना सीखता है, जिससे कि उसकी भावनाओं का पोषण हो सके और उसके कलात्मक रुचियों की तृप्ति की जा सके। रूसो ने शिक्षा के उद्देश्य में मनुष्य को प्रकृति जीवन योग्य बनाने की क्रिया को समझाना महत्वपूर्ण माना है। उसके मतानुसार रोजमर्रा के व्यवहार को बदल डालो और तुम्हारा सदा सर्वदा तुम्हारा सही काम तुम करोगे। और वो कहता है कि मानव संस्थाएं जो है वो मूर्खता और विरोधाभास के वजूद हैं। वह ऐसा मानता है कि ईश्वर सब वस्तुएं अच्छी बनाता है, मनुष्य उसमें हस्तक्षेप करता है, तब वे अनिष्टकारी बन जाती हैं। इस प्रकार उसका उद्देश्य प्रकृति स्वभाव की रक्षा करना है। इसके अलावा कई और प्रकृतिवादी हैं जो कि सार रूप में कहते हैं कि शिक्षा द्वारा बालक को प्राकृतिक जीवन बिताने के लिए तैयार करना तथा उसकी प्राकृतिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा द्वारा बालक को इस प्रकार का ज्ञान तथा दक्षताएं प्रदान करना जिससे वह अपने पर्यावरण के साथ समायोजन कर सके, अपना जीवन सुखी बना सके। प्रकृति से संघर्ष करना व्यर्थ है, अतः बालक को प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता प्रदान करनी चाहिए। अब हम लोग प्रकृतिवाद की छात्र संकल्पना के बारे में चर्चा करते हैं। प्रकृतिवादी शिक्षा में बालक के शारीरिक पक्ष को प्रधान माना जाता है। प्रकृतिवादी शरीर के किसी उच्चतर तत्व की अपेक्षा नहीं करता है। प्रकृतिवाद के आत्मा जैसी कोई वस्तु का अस्तित्व नहीं है। क्रम विकास के सिद्धांत के अनुसार मानव का विकास अन्य प्राणियों से हुआ है, वह अपने चरम अवस्था में पहुंच चुका है। प्रकृतिवादी कहता है कि मानव का जो शैशव काल है वो अन्य जानवरों के शिशुओं की अपेक्षा ज़्यादा लंबे समय तक चलता है। जैसे जैसे हमारा बाल्यकाल बढ़ जाता है तो हमारी शिक्षा की संरचना है उसमें भी वृद्धि होती है। इसके साथ ही वो कहते हैं कि बालक ऐसा उपकरण होता है जिसमें हम अपने पुराने जो अनुभव होते हैं उसको संचित करते हैं। रोमानी प्रकृतिवादी जो शिक्षा शास्त्री हैं जैसे रूसो ने बालक को ईश्वर की पवित्र कृति माना है। उसके अनुसार प्रकृति निर्माता के हाथ में जो भी वस्तु उत्पन्न होकर आती हैं वो पवित्र होती हैं, परंतु मनुष्य के हाथ में आकर उसका पतन होने लगता है। वह बालक को जन्म से अच्छा और सद्गुणी मानता है और शिक्षा के द्वारा प्राकृतिक अच्छाई को नष्ट न करने की सलाह देता है। उसके अनुसार बालक लघु वयस्क नहीं है और शिक्षा द्वारा उसे वयस्क बनाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, उसको बालक ही रहने देना चाहिए। वह बालक पर सामाजिक दबाव का विरोध करता है और कहता है कि हमें अपनी कृत्रिम श्रृंखलताओं को हटा करके उसको प्रकृति जीवन जीने योग्य बनाने देना चाहिए। रूसो प्रकृति का एक अर्थ स्वभाव बताता है और बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देना चाहता है। प्रकृतिवाद ही शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान को लाने वाला वाद कहा जा सकता है। हम लोग बात करेंगे कि रूसो ने बालक की शिक्षा के क्या स्रोत बताए हैं। उसने बालक की शिक्षा के 3 स्रोत बताए हैं, प्रकृति, पदार्थ और मनुष्य। प्रकृति में भी वो 2 प्रकार की प्रकृतियों की बात करता है। एक कहता है मानसिक शक्तियाँ जो हमारी प्राकृतिक स्वभाव होता है मनुष्य का, और दूसरा प्राकृतिक जगत जो हमारा चराचर जगत दिखाई देता है। प्रकृतिवाद और अध्यापक के बारे में बात करते हैं। रूसो शिक्षा पर समाज के कुसंस्कारों का प्रभाव मानता है, इसलिए कहता है कि बालक को सद्गुणी बनाने का वह ढोंग करता है परंतु सद्गुणी बना नहीं पाता है। बालक के विकास में उसको कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए और बालक को सहज रूप से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, उसको स्वतंत्रता देनी चाहिए। कुछ प्रकृतिवादी शिक्षक को बालक के लिए आवश्यक मानते हैं, परंतु वे मानते हैं कि शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए। शिक्षक के लिए पाठ्य विषय गौण होना चाहिए और मुख्य होना चाहिए शिक्षार्थी। बालक की मनोकामनाएं, आवश्यकताएं और रुचियां, उसके मानसिक विकास का उसे परिज्ञान होना चाहिए। शिक्षक के लिए बालक ही स्वतः आत्मस्फूर्त क्रियाओं का जानना आवश्यक है। यंत्रवादी जो प्रकृतिवादी हैं वो मानते हैं कि अध्यापक से अपेक्षा की जाती है कि वह बालक के इस प्रकार का अनुकूलित वातावरण तैयार करेगा जिससे छात्र व्यवहार अपेक्षित दिशा में ढाला जा सकेगा। अब हम लोग प्रकृतिवाद के पाठ्यक्रम के बारे में बात करते हैं। स्पेंसर के जो 5 शिक्षा के उद्देश्य थे उसमें आत्मरक्षा के लिए स्पेंसर शरीर विज्ञान का ज्ञान आवश्यक मानता है। उसके अनुसार शरीर विज्ञान के परिचय द्वारा व्यक्ति को स्वस्थ जीवन बिताने में सहायता मिलेगी। जीवन की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति किसी रोजगार में लगकर की जा सकती है और प्रत्येक रोजगार में सामग्री का उत्पादन, विनिमय और वितरण होना चाहिए। इन प्रक्रियाओं का सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गणित, यांत्रिकी, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जैविकी का अध्ययन करना आवश्यक है।
जीविकोपार्जन की कला में सफल होने के लिए तो वैज्ञानिक शाखाओं का अध्ययन करना आवश्यक है। सुयोग्य माता पिता बनने के लिए शरीर विज्ञान तथा मनोविज्ञान की जानकारी अत्यंत उपयोगी होती है। सामाजिक और राजनीतिक संबंधों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन भी आवश्यक मानते हैं। अवकाश काल का सदुपयोग करने के लिए वे साहित्य, संगीत तथा ललित कलाओं को आवश्यक मानते हैं। शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान, भौतिकी आदि विज्ञान की आवश्यकता अवकाश के सदुपयोग के लिए ही मानते हैं और कहते हैं कि इस अवकाशकालीन शिक्षा को सार्थक बनाने के लिए विज्ञान की अपेक्षा रहती है। इस प्रकार प्रकृतिवादी वैज्ञानिक पाठ्यक्रम को अधिक महत्व देता है और भाषा और कला को कम महत्व देता है। हम लोग प्रकृतिवाद के अध्ययन विधि के बारे में बात करते हैं। स्पेंसर ने प्रकृतिवाद के कुल 6 सिद्धांतों का प्रयोग किया है, जिसमें वो कहते हैं कि प्रकृति के अनुरूप शिक्षा होनी चाहिए। हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिए जो बालक की मानसिक बनावट, योग्यता, आवश्यकता, क्षमता तथा मानसिक अवस्था के अनुरूप शिक्षा का संयोजन करना चाहिए। शिक्षा बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए। शिक्षा को आनंद प्रदायनी वे मानते हैं। कहते हैं कि जिस शिक्षा से बालक को आनंद मिलेगा वो उसको ग्रहण करता है तथा जिससे वो कष्ट पाएगा वो उस शिक्षा से दूर जाता है। यहाँ पे लॉ ऑफ इफेक्ट काम करता है। आत्मस्फूर्त क्रियाओं के द्वारा वो शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। कहते हैं कि छात्र कोई भी मौखिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है, बल्कि वह अनुभवों के द्वारा सीखने में ज़्यादा सहायक होता है। वही ज्ञान वह वास्तविक होता है, मौखिक ज्ञान को महत्व नहीं देता है। शिक्षा में शारीरिक एवं मानसिक विकास का संतुलन बनाना आवश्यक है। प्रकृतिवादी कहता है कि वर्तमान जो हमारी ज्ञान प्रणाली है वो मानसिक विकास पे ज़्यादा बल देती है, जबकि अपने शरीर पर भी ध्यान देना चाहिए। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, हमारा मस्तिष्क विकसित नहीं हो पाएगा। विलंब की कला अथवा नकारात्मक शिक्षा की बात करता है। नकारात्मक शिक्षा का मतलब है, रूसो कहता है कि उसे कोई भी अच्छाई बताने की जरूरत नहीं है। केवल अगर बालक को बुराइयों से बचा लोगे तो वो जो भी शिक्षा प्राप्त करेगा वो अच्छा ही होगा। इसलिए उसको सत्य मत बताओ, केवल झूठ से बचा लो, वो जो भी बोलेगा वो सच होगा। इसके अलावा प्रकृतिवाद की जो शिक्षण विधि है वो आगमनात्मक है। वह कम से कम मुंह के द्वारा ज्ञान देने पर विश्वास रखता है और अधिक से अधिक प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखने पर बल देता है। प्रकृतिवाद ने जिस शिक्षण विधि को जन्म दिया उसको हम हेरिस्टिक मेथड के नाम से जानते हैं। यह आगमनात्मक विधि का ही एक रूप है, जिसमें छात्र अन्वेषक अथवा आविष्कारक की भूमिका करता है और ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान को खोजता है और संचित करता है। अब हम लोग प्रकृतिवाद के अनुशासन की बात करते हैं। प्रकृतिवादी मुक्त्यात्मक अनुशासन में विश्वास करता है। वह बालक पर किसी भी प्रकार का बाह्य दबाव नहीं स्वीकार करता है। वह कहता है कि बालक के लिए विद्यालय, न कि विद्यालय के लिए बालक। बालक के लिए स्वतंत्रता को आवश्यक मानता है। प्रकृतिवादी बालक को न तो जन्म से बुरा मानता है, न ही उसमें आदिम पाप का होना अनिवार्य मानता है। वह प्राकृतिक परिणामों के द्वारा अनुशासन में विश्वास करता है। इसके लिए वो मनोविज्ञान का सहारा लेता है और कहता है कि जिसका परिणाम सुखदायी होगा वह बालक करेगा और जिसका परिणाम दुखद होगा वह बालक नहीं करेगा। प्रकृतिवादी छात्र संसद निर्माण में विश्वास की बात करते हैं और कहते हैं कि छात्रों की सहायता से ही अनुशासन की समस्याओं को हल करना चाहिए। इस प्रकार आज के हम लोग वीडियो में प्रकृतिवादी शिक्षा के बारे में बात किया, इसके विभिन्न अंगों के बारे में बात किया। आशा है आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी।